हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम मेरा ये वीडियोस देख रहे हो, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग लिख लो, लेक्चर थर्ड। यहाँ पे पहले एक दो इंस्ट्रक्शन है दे देते हैं। हम पहले ही बताएं कि जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं। अब वो पीडीएफ को तुमको सिस्टमैटिकली पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसमें? तो जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं पहले वो तुमको पीडीएफ से पढ़ करके तब मेरे सामने बैठना है। मेरा बात समझ में आया? पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा, जब भी वीडियोस देखना है तो साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है, अदरवाइज तुमको उतना मजा नहीं आएगा। जैसे शो के वीडियो देखना है, हेडफोन डाल लिए हैं तो वो कोरम पूरा होगा, सीख नहीं पाओगे। क्लियर हो रहा है? अब चलो तीसरा ऑप्शन। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि हमारे साथ साथ तुमको नोट्स भी बनाना है, ठीक है? ताकि हमारे द्वारा जो तुम्हारा नोट्स तैयार होगा ये तुम लाइव तैयार करोगे, और एक नोट्स बुक की तरह तुमको पीडीएफ में प्रोवाइड किए हैं। दोनों पढ़ोगे, तुमको कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, कोई अलग से नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं। हाँ, बुक न्यूमेरिकल के लिए हम रेफर कर देंगे, वो तुम बनाओगे। जिसमें ऑब्जेक्टिव बुक बनाना चाहते हो तो ये अवस्थी का बनाओ, बहुत अच्छा है। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो आरसी मुखर्जी बनाओ। दो ही तो न्यूमेरिकल का बुक ही चलता है, ठीक है? हम ज्यादातर क्वेश्चन आरसी मुखर्जी से उठाते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 बताएंगे तो 2 कंसेप्ट निकल के आएगा, और सब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन में कंसेप्ट आएगा, ठीक है? और जब भी मेरा नोट्स तैयार करोगे तो लेक्चर वाइज करोगे। जैसे हेडिंग रहेगा, लेक्चर 1 में विनायक सर ये पढ़ा है, लेक्चर 2 में ये पढ़ा है, लेक्चर 3 में ये पढ़ा है। इससे फायदा क्या होगा तुमको कि मान लो तो मेरा कोई लेक्चर छूट गया तो तुमको पता रहेगा कि हम ये लेक्चर या ये लेक्चर हमको समझ में नहीं आया है, तो हमको बोला विनायक सर लेक्चर नंबर 4 थोड़ा समझा दीजिए, तो सीधे हम लेक्चर नंबर 4 का वीडियोस देख लेंगे। हमको समझ में आ जाएगा कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और वो बात तुमको बता देंगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। तो लेक्चर थर्ड, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द फैराडे लॉ। और उससे भी इंपॉर्टेंट, तुमको याद होगा हम बताए थे कि हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट प्लेट पर डिपॉजिट होगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो चलो हेडिंग डाल लो, फैराडे लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब हेडिंग डाल के अब बैठो और सिस्टमैटिकली पहले सब कुछ देखो। हम करें, एक कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस लेते हैं। सपोज करो हम इलेक्ट्रोलाइट में NaCl लिए हुए हैं और NaCl मोल्टेन लिए हुए हैं, ठीक है? मोल्टेन का मतलब समझ गए होंगे कि NaCl ही ज्यादा रहेगा। अब इसमें प्लेट लगाए हुए हैं, ठीक है? पूरा प्लेट बन गया। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इसको प्लस बना देगा और नेगेटिव चार्ज इसको माइनस बना देगा। जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में देगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? सारे Cl माइनस यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और सारे Na प्लस यहाँ आके इकट्ठा हो जाएंगे। दोनों आकर के इकट्ठा हो गए अपने अपने जगह पे। अब चूंकि सिचुएशन मोल्टेन का है, मतलब जब भी डिपॉजिट होंगे तो ये खुद होंगे। अब डिपॉजिट का रिएक्शन लिखना है, एनोड। एनोड पर किसको डिपॉजिट करोगे? क्लोरीन को। क्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? एक, लेकिन क्लोरीन डाई एटॉमिक के फॉर्म में रहेगा तो Cl2 गैस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात? चलो नेक्स्ट, कैथोड कौन आएगा? सोडियम। चूंकि 2 क्लोरीन यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएंगे,
मतलब कि 2 सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के और 2 सोडियम बनाना। यहाँ तक तो तुम मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तुम चाहते हैं इतना लिख भी लो, लिख लो पहले, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अभी तक क्वेश्चन था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा और कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा। अब क्वेश्चन का अपने बदल गया। अब क्वेश्चन ये है कि एनोड पे डिपॉजिट या कैथोड पे डिपॉजिट नहीं निकालना है। एनोड पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, या कैथोड पे जो डिपॉजिट हो रहा है उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। दैट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which deposit on the plate after passing electricity to the solution। क्लियर हो गया? मतलब हम लोग का हेडिंग क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट से ही हम लोग फैराडे लॉ पे आए हैं। क्लियर? कंसेप्ट ये है कि what amount of substance deposit on plate after passing of electricity। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने पे कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा, यही कंसेप्ट है। आप कहोगे सर इसमें कंसेप्ट क्या है? देखो, जैसे बता रहे हैं, अभी फैराडे लॉ पे नहीं जा रहे, अभी पहले एक कंसेप्ट की बात करें जनरल। हम करें, मान लो एक सोडियम है, सोडियम का 1 एटम, और इसको सोडियम बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम ही बताओ। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो जानते ही हो तुम। 1 एटम है, सोडियम बनाना है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बना लेगा, मतलब 1 एटम को रिक्वायर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बनाने के लिए? सोडियम प्लस से सोडियम बनाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ दैट इज 1 मोल, देखते चलो क्या बोल रहे हैं, 1 मोल सोडियम एटम को सोडियम बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब जरा बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? तो 1 इलेक्ट्रॉन का, अब हम इसको यहां ले आके लिख रहे हैं, ध्यान दो, इसको अब हम यहां ला के लिख रहे हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and charge of 1 mole electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.02 into 10 to the power 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 96,500 कूलम आएगा। ये तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है, 96,475 का राउंड आता है, ये अप्रॉक्स है, चलो ठीक है। इतने वैल्यू को 1 फैराडे काउंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराडे। इसको क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। इसका मतलब 1 मोल सोडियम को सोडियम बनाने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या इसी को 1 फैराडे बोल सकते हो। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब अगर 1 मोल Cl2 बनाना है तो तुम बताओ 1 मोल Cl2 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का 2 मोल निकला होगा, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए तुम 2 फैराडे बोल सकते हो। मतलब कितना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो अगर हम 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ से 1 मोल Cl2 गैस निकलेगा।
और इस प्लेट पर 2 मोल सोडियम डिपोजिट होगा। समझ में आया मेरी बात? एक बार इतना बात फिर से रिमाइंड करके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको मिटा दें। चलो अभी फराडे लॉ नहीं गए हैं दोस्त, अभी तो हम बता रहे हैं नॉर्मल बात कि क्या क्या होगा, कितना चार्ज भेजेंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट जरा बताना, तुमको बताना है कितना फराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या रखा है इसके अंदर, AlCl3 कैसे टूटेगा, अल्युमिनियम प्लस 3Cl माइनस। क्लियर हो रहा है? अब बताओ एनोड का रिएक्शन, पहली बात मोल्टेन पे हो गया, मोल्टेन पे पहले ही बात, ताकि कुछ और नहीं हो। एनोड पर कौन आएगा तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा जरा ध्यान देना, तो 2 मोल क्लोरीन Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। कैथोड, अच्छा अब तो तुम रिएक्शन लिख ही सकते हो फास्ट, क्या लिखोगे, अल्युमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अल्युमिनियम बनाएगा। तुम बताओ कितना अल्युमिनियम बनाना है, यहाँ पे 1 मोल अल्युमिनियम बनाने में 3 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बैलेंस है, तुम खुद देखो, एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन है और एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो अब क्या है यहाँ पे कि एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक जगह 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 मोल अल्युमिनियम डिपोजिट होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 क्लोरीन 3Cl2 और 6 अब ये कट जाएगा कि अच्छा जरा सोचो, कह रहा है कि अगर 3 मोल क्लोरीन 3 मोल Cl2 बनाना है तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 मोल क्लोरीन, 3 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब दैट इज 1 मोल अगर Cl2 बनाना होता तो हमें इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए होता। इसका मतलब ये हुआ 1 मोल Cl2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 मोल मतलब 2 फराडे, यानी अगर आप 2 फराडे पास करेंगे तो 1 मोल Cl2 निकलेगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन अब सोचिए 2 फराडे से यहाँ क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 फराडे लाना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को 2 आना है, यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 फराडे अगर पास करते हैं तो 2/3 अल्युमिनियम डिपोजिट होगा, 2/3 मोल डिपोजिट होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अभी क्योंकि रिएक्टिव मेथड से हम जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताना, पहले इसको लिख लो तुम, 3 मोल Cl2 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल Cl2 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फराडे। अब 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो यहाँ पे 2 फराडे पास किए, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ 2 मोल लाने के लिए हम 3 से डिवाइड किए ताकि 2 फराडे आ जाए। अब 2 यहाँ 3 से डिवाइड किए तो सब में करना पड़ेगा, यानी इसका कितना मोल डिपोजिट होगा, 3 मोल डिपोजिट होगा। अब इसी बात को हम ऐसे मिटा के ऐसे बता रहे हैं, सेकेंड कंसेप्ट में, या मिटाते नहीं है, चलो मिटा देंगे सर, फिर ये नया बात आ जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो हमें यहाँ पे AlCl3 दिया गया है, लेकिन इससे नहीं मतलब है कि एनोड पर क्या हो रहा है, हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इतना है कि अल्युमिनियम प्लस कहाँ डिपोजिट हो रहा है, तो माइनस पे,
अल्युमिनियम प्लस 3 को कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बनाने के लिए? अल्युमिनियम बनाने के लिए। यानी अगर 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 मोल अल्युमिनियम बनकर के आएगा। और 3 मोल का मतलब क्या? 3 फैराडे लेंगे तो 1 मोल अल्युमिनियम बनेगा। यानी 1 मोल को यहाँ अगर डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे हमें चाहिए, करें चाहे जैसे। क्लियर हो गया? हम समझते हैं अब तुमको मेरी इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जल्दी से बताना। क्वेश्चन है, एक कंटेनर लिए हैं और इसमें ZnSO4 रखा हुआ है। कैसे टूटेगा? Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2। देखते चलो अब बस। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब जरा बताओ, तुमको डिपॉजिट किस पे करोगे? जिंक को इस पर करोगे। अब कह रहे हैं यानी जिंक जो डिपॉजिट होगा निगेटिव प्लेट पे होगा। क्वेश्चन ये है कि 1 मोल जिंक को डिपॉजिट करने के लिए कितना फराडे करंट चाहिए? आंसर प्लस 2 यानी कि 2। प्लस से कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट हम यहाँ पे बात की। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन, अगर मान लो ZnSO4 की जगह Fe प्लस 3 मतलब FeCl3 लेते हैं, FeCl3। चलो बताओ कैसे टूटेगा? Fe प्लस 3Cl माइनस। 1 मोल Fe को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए फराडे? आंसर आ गया होगा तुमको। कितना फराडे? 3 फराडे। इससे क्या बात तुम्हारे पास निकल के आया कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी कंटेनर में रखा हुआ है और वो न्यूट्रल होना चाहता है, यानी डिपॉजिट होना चाहता है, तो उस पर जितना चार्ज रहेगा उतना फराडे करंट का जरूरत पड़ेगा। क्लियर हुआ? उतना फराडे करंट का जरूरत पड़ेगा। ये एक यूनिटरी मेथड है। अब आते हैं फराडे का लॉ पर। फराडे ने क्या कहा? इसी बात को फराडे ने थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज करके बोला। क्या सिस्टमैटिकली अरेंज करके बोला? सुनो। फराडे ने कहा, क्या कहा कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में आप करंट भेजते हैं तो जितना चार्ज भेजेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। मतलब एक कंटेनर लीजिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, प्लेट बना लीजिए, प्लस माइनस दोनों प्लेट आपके पास बन चुका है। अब कहा गया कि इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट होगा इस प्लेट पर। तो फराडे फर्स्ट लॉ, फिर हम लोग करेंगे फराडे सेकेंड लॉ ना। फराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ weight of electrolyte deposit on plate is directly proportional to charge. That is, weight is directly proportional to charge. फराडे का फर्स्ट लॉ यही था। उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ लिए हैं वो कितना डिपॉजिट होगा, कितना डिपॉजिट होगा इस प्लेट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप इसके अंदर कितना चार्ज भेज रहे हैं। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब आप अगला लाइन क्या सोचेंगे? प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, मतलब W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है?
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। चलो W इज इक्वल टू weight which deposit on the plate, weight of electrolyte deposit on plate। Q क्या है, तो पहले Z बात कर ले, weight of electrolyte deposit on plate W। Z क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जेड इक्वल टू होता है E बाई 96,500। याद रखना जेड का वैल्यू कितना होता है, E बाई 96,500। E क्या है, तो वेयर E is equal to equivalent weight, और Q क्या है, Q है आपका चार्ज। ठीक है, अच्छा बताओ Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू T, Q बराबर IT, Z बराबर E बाई 96,500। ठीक, अब इन दोनों को कंपाइल करके एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज W इज इक्वल टू E बाई 96,500 इंटू I इंटू T। क्लियर हो रहा है, लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसमें कुछ कंसेप्ट बताएंगे जल्दी से। वीडियो पॉज करके फटाफट बना लीजिए। हो गया, चलो अब हम लोग इसको मिटाते हैं। अभी इसको रखे हैं क्योंकि इसका यूज करना है अभी। तेरा वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 इनटू I इनटू T। चलिए, यानी हम लोग वेट इज इक्वल टू EIT बाय 96,500 लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को थोड़ा और इलोब्रेट करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वेट इज इक्वल टू, अच्छा E बाई 96,500 इंटू, ध्यान दो, इंटू Q चार्ज। ठीक है, सपोज करो अगर हम ये बोले, ये वाला वैल्यू क्या था, Z था, ये क्या था, Q था। अगर हम ये बोले कि W इक्वल टू जो ZQ है उसमें Q इक्वल टू 1 है, सपोज करो 1 है, तो अगर ये Q इक्वल टू 1 होगा तो तुम W इक्वल टू क्या लिखोगे, Z। इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि Z क्या है, तो Z एक्चुअली में वो अमाउंट है सब्सटेंस का जो 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से डिपॉजिट होता है। कैसे डिफाइन करोगे, तो Z is the amount of electrolyte substance, amount of electrolyte substance which deposit on plate after passing of 1 coulomb charge। बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, लिख लो इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब, जल्दी जल्दी लिखना है, अभी बहुत सारी बातें बतानी है। ये हो गया हमारे पास फैराडे का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई जितना चार्ज भेजेंगे उतना वेट डिपॉजिट होगा। आप क्वेश्चन है कितना चार्ज भेजेंगे, मान लीजिए आप 1 कूलम्ब चार्ज भेज दीजिए तो 1 कूलम्ब के अनुसार वेट डिपॉजिट होगा, और 1 कूलम्ब चार्ज से जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, या इसी का दूसरा नाम कर सकते हो फैराडे कांस्टेंट Z। ठीक है, Z है आपका, क्लियर है। चलो अब इन सबको मिटा दें। चलिए
ये हुआ फैराडे का फर्स्ट लॉ, मिटा दिला रहे हैं हम। अब आते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। अब हम लोग सीखेंगे फैराडे का सेकेंड लॉ। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, फैराडे सेकेंड लॉ। ये लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही एक कह सकते हो डेवलप फॉर्म है या अपडेटिंग फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ पे कई कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर, दो कंटेनर, थ्री कंटेनर, और सेम इलेक्ट्रिसिटी को सबके अंदर पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है सेम, बस पास सब में कर रहे हैं उसको। ये लो, ये लो, सब में पास करती है। ठीक है, दूसरा खासियत क्या, सबके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट टर्म्स है वो अलग अलग यूज किए हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 2, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 3, सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं। अब यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी हम इसको और डिटेल में जाके समझाएंगे न्यूमेरिकल के लिए। पहले हम लोग वो पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा था, फिर हम ये समझाएंगे कि इसको हम लोग कैसे याद रखें। ठीक, ये इक्विवेलेंट वेट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट मत समझ लेना इसको प्लीज। अब आ जाओ, इसमें एग्जैक्टली होगा क्या, ये तुम्हारा प्लस है, ये माइनस है। अब कहा फैराडे ने कि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग कंटेनर में पास करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में पास करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग सब्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा प्लेट पर। इसमें मान लो डिपॉजिट होगा वेट ग्राम 1, तो इसमें डिपॉजिट हुआ वेट ग्राम 2, इसमें डिपॉजिट हुआ वेट ग्राम 3, तीनों में अलग अलग वेट डिपॉजिट हो गया। अब फैराडे का ये कहना था कि जो इसका वेट डिपॉजिट होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी pass through different container, then different amount will be deposit। ठीक है, अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट होगा। अब इस बात को मैथमेटिकली उन्होंने कैसे कहा कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। मतलब इसमें कितना वेट डिपॉजिट होगा तो वो इसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। इसमें कितना वेट डिपॉजिट होगा, वेट 1 इक्विवेलेंट वेट 1, वेट 2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2, वेट 3 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 3। मतलब अलग अलग वेट अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। यानी इन सब को अगर एक साथ लिखना हो तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट। इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें कि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, तो तुम देखो यहाँ पे खुद क्या आ रहा है, कांस्टेंट। यानी वेट 1 बाई इक्विवेलेंट वेट 1, वेट 2 बाई इक्विवेलेंट वेट 2, ऐसे हम एक सीरीज बना सकते हैं। पूरी बात को एक बार फिर से ब्रीफ में बता दें कि अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग कंटेनर में पास करिएगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अच्छा, ये E2 E3, ये E2 E3 नहीं है, ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, और ये इलेक्ट्रोलाइट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करो इसमें NaCl रखे, इसमें MgCl2 रखे, इसमें AlCl3 रखे, तो सबका बराबर अमाउंट डिपॉजिट नहीं होगा ना, क्योंकि सब पे चार्ज अलग अलग होगा। तो किसका अमाउंट कितना कहाँ डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा उस पर चार्ज कितना है, यानी कि वो उसके इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड। अब तुम कहोगे कि सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो अभी हम फैराडे लॉ बता रहे थे, इक्विवेलेंट पे इसीलिए नहीं जा रहे थे। अब ये पूरा फैराडे लॉ तुमको तब समझ में आएगा जब तुम इक्विवेलेंट वेट के कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। अब तुम कहोगे कि सर अगर हमें इक्विवेलेंट वेट सीखना होगा तो क्या करना चाहिए,
तो एक बार तो पहले इक्विवेलेंट रिवाइज करो कि 11th क्या है, लेकिन फिर भी हम तुमको नेक्स्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट अच्छे से समझाएंगे। मतलब पहले हम टाइम लेंगे 10 मिनट इक्विवेलेंट वेट समझाने में। जब तुम इक्विवेलेंट वेट से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, तब इक्विवेलेंट वेट और फैराडे लॉ को मिला के क्वेश्चन बनाएंगे। और हम लोग इस पर कम से कम 2-3 लेक्चर अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। जब ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से तुमको आ जाएगा, बनने लगेगा क्वेश्चन, तब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आज के लिए इतना काफी है। तुम फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ अच्छे से देखो, इसको समझो, और जहां पे कितना चार्ज का यूज किए, कौन से इलेक्ट्रॉन लाए, कितना फैराडे का क्या सेंस है, इस नोट्स को अच्छे से तैयार करो। और प्लीज ऊपर हेडिंग लेक्चर 3 जरूर लिखना, ताकि लेक्चर 3 में हमने इतना तुमको बताया है। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें तुमको फैराडे लॉ का एप्लीकेशन और साथ में न्यूमेरिकल अप्रोच के तरीके सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले 10 मिनट इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट बता करके। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होगे, और अगर कहीं भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे फिर हमसे पूछ सकते हो। चलो